Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो विषय है कि वन नेशन वन इलेक्शन, क्या ये पॉसिबल है और क्या इसके लिए चुनौतियां हैं, वो भी चर्चा करेंगे। कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं, फिर कंक्लूजन। और बात राजनीति की है दोस्तों। बात राजनीति की ये है कि देखिए, पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिकल पार्टी सभी अपनी अपनी राजनीति करते हैं। हमारा वो विषय भी नहीं है, क्योंकि हमारे से अगर प्रश्न आएगा या तो ये प्री में पूछा जाएगा या फिर मेंस में। मेंस में भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये बहुत दिनों से चर्चा चल रही है। अगर हम देखें तो 2015 में ही पहली बार चर्चा में विषय आ भी गया था। उससे पहले दोस्तों हम बात करें, चाहे वो विधि आयोग हो या नीति आयोग हो या फिर आपका योजना आयोग ही क्यों ना हो, उनके द्वारा भी समय समय पर चर्चा में बातें रही है, डिस्कशन पर रही है। चाहे 90s की हम बात करें तब भी बातें दोस्तों चर्चा में रही थी। आखिर है क्या वन नेशन वन इलेक्शन? देखिए, हमारे यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि अगर हम लोग देखें नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, एनुअली हर राज्य में कहीं ना कहीं इलेक्शन होते रहते हैं, चुनाव होते रहते हैं। तो राज्य हो या आपका सेंटर हो, यानी कि लोकसभा और विधानसभा, सभी के चुनाव एक साथ कराने को ही बोला गया वन इलेक्शन, और आप कहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन। यानी कि एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र के लिए एक ही चुनाव होना चाहिए, एक इलेक्शन होना चाहिए। इस थीम पर है। ये थीम कोई पहली बार नहीं आई है, यानी कि कोई पहली बार चर्चा में चला है या पहले कभी हुए नहीं है, हुए हैं। 52 के चुनाव की हम बात करें, उसके बाद हम बात करें 4 चुनाव आपके एक साथ हुए हैं। 52 की दोस्तों हम बात करते हैं, आपका 57 की बात करते हैं, 62 की बात करते हैं, 67 में बात करते हैं। 67 के बाद हम देखें तो कई जो राज्य थे उनकी विधानसभाएं 2-2 साल में, 1.5 साल में भंग हुई। क्योंकि तो 67 एक ऐसा चुनाव है जो भारतीय राजनीति को बदलता है। क्यों बदलता है? 67 से क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव भारतीय राजनीति में होता है। उसका कारण ये था कि 62 और 65 के वॉर के बाद और देश में एक व्यापक अकाल के बाद चुनाव हुआ था। नेहरू जी जैसे प्रेसिडेंट रहे नहीं थे, शास्त्री जी है, शास्त्री जी का भी आगामी ताशकंद समझौते के तहत उनका भी शरीर पूरा हो गया था। फिर इंदिरा गांधी जी राजनीति में आती हैं, तमाम तरह की बहुत सारे चेंजेस इंडियन पॉलिटिक्स में चल रहे थे। होते रहे कि 67 के चुनाव से पहले आप देखें तो सेंटर में भी कांग्रेस रहती थी और मोस्टली राज्यों में अपनी कांग्रेस पार्टी रहती थी। कोई विवाद का विषय बनता नहीं था। लेकिन 67 के चुनाव में कई सारे राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और कई राज्यों में एक साथ प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। इवन हम देखें तो 2-2, 1.5 साल में क्या हुआ, आपका चुनाव कराने पड़े विधानसभाओं के अंदर, वो भंग कर दिया गया, फिर टांका लगा दिया गया, फिर चुनाव हुआ। तो 67 के चुनाव के बाद क्या था, 4 चुनाव के बाद ये क्रम बिगड़ा। जहां पहले एक साथ चुनाव हुआ करते थे, फिर अलग अलग चुनाव होने लगे। 71 में आपको पता होगा, 71 के चुनाव पहले करा दिए गए थे। तो ये सब परिस्थिति के बाद भारतीय राजनीति में चेंजेस है। अब बात ये चर्चा क्यों चली, जैसे मैंने कहा, नीति आयोग का कहना ये है कि एनुअली हमारे यहाँ पर बहुत सारे क्या है चुनाव कई राज्यों में कहीं ना कहीं होते रहते हैं। और बार बार ये चुनाव होने से क्या होता है, कई सारे इसके लॉसेस हैं, कई सारे इसके क्या है नुकसान। पहले नुकसान की हम बात करें, देखिए हमारे यहाँ पर क्या होता है कि चुनाव के समय आप चाहे बात करें केंद्र सरकार की बात करें, चाहे राज्य सरकार की बात करें, क्योंकि विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो वहां भी क्या होता है कि सेंटर भी पूरा एक्टिव हो जाता है। आप देखिए, चाहे गुजरात का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, और जब मुख्य राज्यों की बात होती है तो वहां तो और भी ज्यादा एक्टिविटी हो जाती है। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सब उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। 5 साल में अगर एक बार चुनाव हो जाए तो एक बार जो होना है वो हुआ कि इनके काम खत्म हो, देश भी सुचारू रूप से चले। क्योंकि मैं खुद व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी हो, मंत्री पूरे हो, यानी सेंट्रल जो कैबिनेट है वो भी सब काम सेंटर के छोड़कर राज्य के चुनाव में इन्वॉल्व हो जाती है। क्योंकि चर्चा शुरू हो जाती है, पक्ष विपक्ष शुरू हो जाता है कि हमारी लहर नहीं रही, हमारी लहर है, तमाम तरह के मुद्दे शुरू होते हैं। दूसरा दोस्तों क्या होता है कि हम अगर देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इनको अपने चुनावों को ध्यान में रखकर पॉलिसी बनानी पड़ती है, जिनको हम कहते हैं कि लोक लुभावन नीतियां बनानी पड़ती है। देखना पड़ता है सेंटर को अगर कोई सोशल रिफॉर्म भी लेना हो
कोई इकोनॉमिकल रिफॉर्म लेना हो, कोई पॉलिटिकल रिफॉर्म भी लेना हो, तो उसको ध्यान में रखना पड़ता है कि आने वाले राज्यों में कहाँ कहाँ विधानसभा चुनाव है और वहां पर इन स्टेप का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत बड़े रिफॉर्म लेने में क्या होता है, बहुत बड़े स्टेप लेने में क्या होती है, दिक्कतें होती है। तो बहुत सारे रीजन। दूसरा देखें कि अगर आप चुनाव की हम बात करते हैं तो आप देखें तो बार बार जो चुनाव होता है, सेंट्रल का चुनाव हो रहा है, स्टेट का चुनाव अलग से हो रहा है, तो बहुत ज्यादा क्या होता है, एक्सपेंसिव भी होते हैं अलग अलग चुनाव कराने में। एक डाटा हमारे सामने है कि 51 के जब चुनाव की दोस्तों बात करें तो 53 पार्टी से हमें भाग लिया था, 1874 उम्मीदवार यहाँ पर थे और 11 करोड़ के लोग के आसपास का अनुमानित खर्च आया था। लेकिन अगर हम 2017 लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो 610 पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर थी और 9000 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। और खर्चा दोस्तों क्या है, 60,000 करोड़ का खर्चा, 60,000 करोड़ का खर्चा। और जो वर्ष जो 2014 में जो चुनाव हुए थे उसका लगभग दुगुना, क्योंकि 2014 में 30,000 करोड़ था। ये भी क्या है, अनुमानित है, क्योंकि सभी पार्टी अपने खर्चे बताती नहीं है। और ये तो है जो पब्लिक डोमेन में खर्चा आ रहा है। कुछ खर्चे तो ऐसे हैं जो बैक एंड में होते हैं, जो पता नहीं, आप लोगों को पता भी है कि हर चुनाव में उम्मीदवार किस किस तरीके से खर्च करते हैं। तो वो सब खर्चे में उसको जोड़ा जाए तो ये खर्च बहुत ही बड़ा खर्च बन जाता है। लेकिन अगर एक साथ चुनाव हो तो ये सारे एक्सपेंसिव ध्यान को रोकने में मदद मिलेगी। और एक बार इंटरेस्टिंग, अगर हम इस खर्चे को अगर देखें, अगर इस खर्चे का अनुमान लगाए, यानी कि एक वोट पर 700 रुपए खर्च किए गए, एक लोकसभा क्षेत्र में करीब 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ, 100 करोड़ रुपया खर्च। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये अमाउंट होता है। अगर ये अमाउंट खर्च हो किसी एक स्टेट के विकास के लिए, पूरे देश के विकास के लिए, तो कितना पैसा बैठ जाए। एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में कुछ तर्क है, कुछ लोगों का तर्क है कि चुनाव में जो लगने वाली कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। क्या क्या कॉस्ट चुनाव में लगती है, अगर हम बात करते हैं तो एक राज्य बजट में देखिए, एक बड़े राज्य की अगर बात करें, छोटे राज्य की बात करें, तो नीति आयोग के अकॉर्डिंग एक राज्य के चुनाव में जो सरकार का खर्चा आता है तकरीबन 250 करोड़ का। जैसे बिहार राज्य की बात करें तो 300 करोड़ का खर्चा है पिछले चुनाव में। सरकार के खर्चे की बात कर रहा हूँ, जो हमारी प्रशासन मशीनरी वगैरह का खर्चा होता है उसकी हम बात करते हैं। बाकी जो उम्मीदवार खर्च करते हैं, पार्टी खर्च करती है, वो अलग बात हम कर रहे हैं। इसका दोस्तों अन्य वित्तीय लागतें हैं और कुछ ऐसी लागतें जिनको मतलब जिनकी गिनती नहीं हो सकती। इसका हम देखें तो सरकारी तंत्र के लाखों घंटों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, चाहे आपका प्रशासनिक अधिकारी हो, सिक्योरिटी फोर्सेस के कर्मचारी हो, या आपका जो गवर्नमेंट जॉब में लगे कर्मचारी हैं, जैसे हम बात करते हैं कि आपका चुनाव आयोग में ड्यूटी लग जाती है, टीचर्स की ड्यूटी लग जाती है, बैंक कर्मचारी ड्यूटी लग जाती है। तो जो लाखों घंटे चुनाव में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उसकी कोई काउंटिंग नहीं, उसकी कोई लागत नहीं है। इसके अलावा सुरक्षा बलों को तैनात करने में खर्च आता है, उनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी होना है। दूसरा मैं देखता हूँ बड़ी बात यह है कि जो वो अपने जो काम होते हैं, जैसे आपका बॉर्डर का काम देखना है या इंटरनल सिक्योरिटी का काम देखना है, उन सब काम को छोड़कर इस काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इससे दोस्तों ये होता है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न होता है, क्योंकि बार बार तैनाती, कभी इधर पोस्टिंग हो रही है, कभी उधर पोस्टिंग हो रही है, तो तैनाती से थकान भी होती है। ये अलग अलग क्षेत्र जब डिप्लोमेंट होता है तो हमारी आर्थिक समस्या होती है। इसके बाद देखें तो आदर्श आचार संहिता कि जैसे ही आपका आदर्श आचार संहिता लागू होती है तो तमाम तरह की योजनाएं भी लागू नहीं होती। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई योजना लागू करनी है तो मैंने कहा ना कि चुनाव को ध्यान में रखकर अपनी योजनाएं बनाती है, और योजनाएं जब लागू कोई नई घोषणा करनी हो, घोषणा नहीं हो पाती, राज्य सरकारें भी घोषणा नहीं कर पाती, कोई घोषणा करनी हो, कोई जरूरी स्टेप लेना हो, तो उस तरह की समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होती है। लॉजिस्टिक संबंधी कुछ चैलेंजेस हैं, भाई इसको हम लोग बात करेंगे, लॉजिस्टिक संबंधी कुछ चुनौतियां हैं, उनकी मैं बात करूंगा। पहले हम लोग बात करें कि ऑप्शन, तो एक साथ चुनाव के दोस्तों विरोध की बात करेंगे, एक साथ चुनाव नहीं होने चाहिए। इसको लेकर दोस्तों बहुत से लोगों का तर्क ये है कि भाई देखिए क्या है कि भारत एक संघवाद है, एक फेडरल स्ट्रक्चर है, और फेडरल स्ट्रक्चर में अगर एक साथ चुनाव कराएंगे तो इससे फेडरल स्ट्रक्चर को क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा। लेकिन ये तर्क थोड़ा सा मुझे उनकी किसी लगता है कि उनकी वजह ये है कि भाई अगर एक साथ चुनाव कराएंगे तो जिनके चुनाव पहले हो चुके हैं उन विधानसभाओं को आपको भंग करना होगा, ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। और हालांकि इसके लिए बहुत सारे सुझाव योजना आयोग के द्वारा भी इन बात को, नीति आयोग के द्वारा बात करें,
चुनाव आयोग के द्वारा बात करें तो बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं कि जो चुनाव एक साथ करा रहे हैं, शुरुआत में क्या कर लिया जाए कुछ राज्यों में, जैसे इस साल हम 2023 में देखें तो कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो उन सब राज्यों के चुनाव एक साथ करा लिए जाए, और साथ में जिनके 2024 में चुनाव होने हैं वो एक साथ करा दिए जाए। लोकसभा में चुनाव होना ही है, तो ये जो चुनाव है एक साथ सब हो जाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा बेटर स्थिति रहेगी। और फिर दूसरी बार एक क्रम और बना लिया जाए, दूसरी बार कर दिया जाए, और कुछ 2.5 साल के लिए बना लिया जाए। फिर जो पहले से मतलब बहुत सारे सुझाव है, वो तो देखा जाएगा कि जब ये पूरी योजना लागू होगी कि कैसे होगा एक तरह से चुनाव, इसके लिए क्या मॉडल सरकार लेकर आएगी, तो इस पर चर्चा होगी। लेकिन बहुत सारे सुझाव दिए जा रहे हैं, लेकिन ये कहना है कि संघवाद को खतरा होगा, ये बात ऐसे नहीं जम रही है कि जब पहले आपका संविधान तो संघवाद को लेकर चलता है, 1950 से जब संविधान आपका बन के तैयार हुआ, तो ये संघवाद वाली बात जमती नहीं है, क्योंकि 4 चुनाव ऑलरेडी हो चुके हैं, 52, 57, 62, 67 की बात हम करें तो 4 चुनाव साथ हो चुके हैं, तब भी संघवाद था। तो ये बात कुछ ज्यादा उचित नहीं लग रही कि संघवाद को लेकर, लेकिन आलोचना की जाती है। लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध, कि डेमोक्रेसी की भावना के विरुद्ध है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, सबकी जो इच्छा है उसको पूछा नहीं जा रहा है, देखा नहीं जा रहा है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध भी सब लोगों से पूछा जाए, और जिनके पहले से आप क्या कर देंगे, रद्द कर देंगे चीजों को, तो जिसको 5 साल के लिए जनता ने चुनकर भेजा था, 5 साल के लिए आप देश चलाएं, उसको आप पहले क्या कर दे रहे हो, भंग कर दे रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं जनता के द्वारा जो दिए गए वोट है उसका अपमान है, या उसका क्या है, उल्लंघन है, कैसे लोकतंत्र हानि है, इस बात पर दूसरी बात बोली जा रही है। इसमें जो बड़ा नुकसान है, कहा जाता है क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा, यानी कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनको ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि होता क्या दोस्तों कि मतदाता कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि नेशनल मुद्दे कुछ और होते हैं, रीजनल मुद्दे कुछ और होते हैं, तो ये मुद्दों में क्या टकराव होने से क्या होता है, मतदाताओं में भ्रम फैल सकता है। लेकिन ये बात भी हम देखें, जैसे अभी 2019 से जब चुनाव हुए थे, मुझे याद है कई राज्यों में, जैसे उड़ीसा का हम एग्जाम्पल लें, तो उड़ीसा के जो चुनाव थे वो एक साथ हुए थे, लेकिन लोकसभा जब लोग वोट डालने के लिए गए तो हाथ हाथ उन्होंने लोकसभा का वोट डाला, हाथ हाथ उन्होंने विधानसभा का भी वोट डाला। और आप देखें तो उड़ीसा में बीजू का जो दल है उसकी सरकार बनी, और सेंटर में आपका बीजेपी की सरकार बनी। तो ऐसा नहीं कि आज के दौर में लोग वो जागरूक हैं, उनको पता है कि रीजनल मुद्दा क्या है, नेशनल मुद्दा क्या है, तो ऐसी समस्या। लेकिन हाँ ये जरूर है कि क्षेत्रीय दलों को दिक्कत ज्यादा होगी, जो आपका नेशनल पार्टीज हैं तो उनको दिक्कत कम होगी, उनके लिए बहुत बेटर हो जाएगा कि एक साथ एक बार चुनाव प्रचार किया जाए, और जितने राज्यों में सेंटर में सब चुनाव एक साथ होने से क्या होगा, वहां पर उनको ज्यादा लाभ मिलेगा, क्षेत्रीय पार्टियों को समस्या बहुत होती है। और एक बड़ी समस्या ये भी है, जैसे मैं इसको ऐसा बता देता हूँ आपको कि भाई अभी जो आपका एक अलायंस बना है विपक्ष का, I.M.D.I.A, तो जो ये अलायंस आपका बना है, इस अलायंस में दोस्तों क्या होगा, इस अलायंस में दिक्कत ये होगी कि जो ये रीजनल पार्टीज का एक संगठन है या विपक्ष जो बनाया पूरा एक अलायंस है INDIA, ये दोस्तों क्या करेगा, इसके साथ इशू ये होगा कि जब हम देखते हैं कि वो सेंटर के इलेक्शन सारी पार्टियां साथ में मिलकर 2024 के चुनाव में तैयार होंगी, लेकिन जब रीजनल बात आती है तो ये सब पार्टियां आपस में फाइट करती हैं, तो उस समय कैसे फाइट करेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि एक तरीके से एक राजनीतिक पहल भी एक जो आपका अपोजिशन का ग्रुप बना है उसको भी कहीं ना कहीं क्या नुकसान हो जाएगा। दोस्तों जवाबदेही में कमी, कहा जाता है कि जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, उसमें कमी आएगी। अब क्या होगा, 5 साल के चुनाव हुए और 5 साल के चुनाव होने के बाद सरकार को पता है 5 साल तक हम कुछ भी करें, अगर ऐसा भाव आता है तो उससे क्या होगा, जनता हमको रिप्लाई नहीं कर पाएगी। लेकिन अभी होता ये है कि चुनाव लगातार होते रहते हैं, सरकार की कोई नीति जनता को पसंद नहीं आती है, तो अगले चुनाव किसी स्टेट चुनाव होता है वहां से प्रतिक्रिया मिल जाती है, तो कहा जाता है कि सरकार की इस नीति के अगेंस्ट ये मतदान हुआ है, ये वोटिंग हुआ है। लेकिन दोस्तों क्या है कि अगर हम एक कंक्लूजन की बात वैसे भी करें, रैशनल भाव से बात करें, तो एक साथ चुनाव होने से लाभ ज्यादा है, बेनिफिट ज्यादा है। क्योंकि मैं कई चीजों को देखता हूँ, एक तो मैं देखता हूँ कि अगर कोई स्टेट का चुनाव भी होगा तो हर पार्टी अपने अपने ईगो पे ले लेती है कि भाई चुनाव जीतना जरूरी है। अगर रूलिंग पार्टी चुनाव हार जाती है, कुछ चुनाव उसके लिए एकदम प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाते हैं, जैसे गुजरात का चुनाव सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रतिष्ठा का, होम स्टेट की बात हो गई मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की, तो उस तरह के इश्यूज बन जाते हैं। वो गुजरात का चुनाव हार जाते तो देश में एक मैसेज अपोजिशन देता कि भाई चुनाव हार गए,
यानी कि अब मोदी लहर रही नहीं है। उस तरह के इश्यूज होने से कारण क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारे काम छोड़कर, प्रधानमंत्री जी, मंत्रिपरिषद सारे काम छोड़कर काम लग जाती है, उस गुजरात के चुनाव में लग जाती है, या वो चुनाव में हम क्या बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो वो सब चीजें खत्म हो जाएगी उससे। तो ये बड़ा इसमें मुझे लगता है। और दूसरा जो मुझे सबसे बड़ा मुद्दा लगता है अलग अलग चुनाव होने से, वो मुद्दा ये लगता है कि हम जब भी चुनाव का समय देखते हैं तो बहुत सारे आपको क्या होता है, हेट स्पीच वगैरह देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो वोट बैंक होता है, भाई कई देशों में तो ऑन द बेस ऑफ आइडियोलॉजी होता है, विचारधारा के आधार पर चुनाव होते हैं। लेकिन कई देशों में जो चुनाव होते हैं वो चुनाव, जैसे हमारे यहाँ बात करें तो हमारे यहाँ जातिगत मुद्दे हैं, सांप्रदायिक मुद्दे हैं, धार्मिक मुद्दे हैं, उस तरह के मुद्दों पर हमारे चुनाव होता है। और उस समय जब चुनाव का दौर होता है तो हर पार्टी अपना चुनाव जीतने के लिए ये किन प्रकार क्या करती है, नीतियां बनाती है, कुछ भी बोलते हैं, हेट स्पीच की बात करें, तमाम तरह की बात करें। और होता ये है कि अब सोशल मीडिया का दौर है तो वो स्पीच इतनी जल्दी क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है कि कोई भी उसको सुन सकता है, जान सकता है। तो हमेशा देश के अंदर तनाव का एनवायरमेंट बना रहता है। एक बार चुनाव हो जाए तो 5 साल शांति सरकार भी अपना काम करे, जनता भी अपना काम करे और एक सही व्यवस्था बनी रहती है। तो पक्ष में विपक्ष में दोनों चीजें बातें हैं। लेकिन दोस्तों क्या है, कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है, कुछ आर्टिकल्स हैं उनमें चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा जन प्रतिनिधित्व कानून जो है 1951, उसके अंदर भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे हम कुछ आर्टिकल्स की बात करें, आर्टिकल 85 की बात करें, 83 की बात करें, 172, 174, आर्टिकल 356, इन सब की दोस्तों हम बात करें। ये सारे आर्टिकल दोस्तों ये कह रहे हैं, इनके हम सारे आर्टिकल्स की बात करें कि लोकसभा का विघटन, जैसे कि हमारे यहाँ अलायंस गवर्नमेंट के दूर है। जैसे तुम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से हम देखें तो अलायंस गवर्नमेंट बन रही है, 2 साल से 2014 देखें, 2019 में देखें तो अलायंस गवर्नमेंट बन रही है, लेकिन फिर भी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिल रही है, वो सरकार बनाने में समर्थ है। लेकिन एक दौर हमने देखा है कि जब हमारे यहाँ पर किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तब अलायंस गवर्नमेंट बनती है। तो उसमें क्या होता है कि जल्द सरकारें गिरने की संभावना रहती है, किसी ने समर्थन दे दिया, किसी ने समर्थन वापस ले लिया, सरकारें गिर जाती है। अब अगर सरकार मान लीजिए लोकसभा बनी और लोकसभा एक अपोजिशन से बनी या रूलिंग से बनी, किसी से बनी, लेकिन एक अलायंस तरीके से बनी और किसी पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया तो सरकार गिर गई। मान लो 6 महीने में गिर गई, मान लो आपका 13 महीने में गिर गई, 13 दिन में गिर गई, ऐसी भी उदाहरण बने यहाँ पर है। तो उस समय क्या होगा, लोकसभा गिरते ही फिर क्या सभी राज्यों में चुनाव दोबारा से कराई जाएगी, सारे राज्यों की सरकारें गिरा दी जाएगी। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस आएंगे, ऐसी कुछ चुनौतियां सामने हैं, जिनके लिए क्या करना होगा, इन सभी आर्टिकल्स में चेंजेस करने होंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या व्यवस्था करेंगे, क्या सिस्टम बनाएंगे। तो ये सब आर्टिकल हम 83, 85 की बात करें तो ये आपका लोकसभा के लिए है, और हम आर्टिकल 172, 174 की बात करें ये विधानसभा के संदर्भ में है। फिर आर्टिकल 356 है जो आप जानते हैं प्रेसिडेंट रूल के लिए है, जो राज्यों में लगता है। राज्य में लगने की कई सारी कंडीशन होती है। अगर सरकार बहुमत हो दे, एक सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि अगर राज्य में अलायंस गवर्नमेंट बनती है और वहां पर जो राज्य सरकार अपना बहुमत हो दे तो फिर वही बात आएगी। तो अब उसके बाद भी उस राज्य का क्या होगा, या तो वही सरकार कंटिन्यू रहेगी या फिर नई सरकार बनाई जाएगी, कैसे किया जाएगा। इसलिए आर्टिकल 356 के अंदर चेंजेस करने होंगे कि प्रेसिडेंट रूल किन कंडीशंस में लगेगा, किन कंडीशंस में नहीं लगेगा। फिर आपका जो जनप्रतिनिधि कानून है 1951 वाला है, जनप्रतिनिधि कानून 1951, उसके अंदर बहुत सारे जो सेक्शन में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये सब तो है ही संवैधानिक चुनौती है। दूसरा, इस बिल को पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी भी चाहिए। अब लोकसभा में तो मेजोरिटी है, लेकिन राज्यसभा में जो हम बीजेपी की बात करें उसकी मेजोरिटी नहीं है, तो वहां भी कुछ चुनौतियां आ सकती है, चैलेंजेस हो सकते हैं, ये भी एक समस्या बन सकती है। तो कुछ चुनौतियां भी है। इसके अलावा योजना आयोग को भी दोस्तों क्या बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारी पावर देनी पड़ेगी, तब योजना आयोग इसको क्या कर पाएगा, क्या इम्प्लीमेंट कर पाएगा। उसको भी चेंजेस में काफी चेंजेस करने पड़ेंगे। कंक्लूजन की हम बात करें, निश्चित रूप से हमको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको हमेशा फील करती है कि आपको जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनका समर्थन करना होता है, पक्ष विपक्ष की बातों को रखना होता है, लेकिन कंक्लूजन हमेशा ऐसा हो जो सरकार की बात को पॉजिटिव वे में ले। निश्चित रूप से एक राष्ट्र एक चुनाव देश की
हर तरह से हम अर्थमेटिक्स के मैटर में बात करें, हम प्रशासनिक सुविधाओं के बारे में बात करें, हम देश की एकता अखंडता के बारे में बात करें, हर लिहाज से क्या है, एक राष्ट्र एक चुनाव एक बेहतर पहल, एक बेहतर तरीका है। लेकिन जो आलोचनाएं हैं या जो विपक्ष का कहना है उसको भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि सर्व सहमति पर हो, यानी कि सभी दलों की सहमति हो, जनता की भी राय शुमारी संदर्भ में चाहिए, तभी वो एक बेटर डेमोक्रेसी बन जाती है, एक अच्छा लोकतंत्र बनता है। और अच्छा लोकतंत्र क्या करता है, विचार विमर्श की बात के साथ में क्या बढ़ता है, आगे बढ़ता है। तो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें कि हम जनता की बात करें, तो एक सहमति के माध्यम से होना चाहिए। ये ना हो कि हमने लागू कर दिया, हमारे पास में बहुमत है, मेजोरिटी, ऐसा नहीं। सर्वदलों की सहमति के माध्यम से, सर्वदलीय सहमति के माध्यम से बढ़ा जाए तो निश्चित रूप से एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक टैक्स के माध्यम से ये आगे बढ़ेगा और ये देश के विकास के लिए बेहतर रहेगा, एक अच्छी स्थिति रहेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों, आपको कोई भी अगर अनअकैडमी से आपको कोई भी दोस्तों कोर्स परचेज करना है तो आप निपुण A10 बोर्ड का यूज कीजिएगा। और ये सब टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ, ये सब्जेक्ट सब मैं पढ़ाता हूँ। आप मेरे ऐप पे जो हमारा अनअकैडमी का ऐप है वहाँ पे जाके आप सीख सकते हैं। धन्यवाद।